Hello friends. So from this session we are going to start your grammar. So first topic is of grammar is sentences. तो ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक से अब हम स्टार्ट करेंगे. तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर इज सेंटेंसेस. You know what sentences are. But here in this topic we are going to study the sentences and its structures and all about sentence in detail. So please pay attention. So we know that a language, any language, is made up of letters, then words, and then sentences. So letter is the very small form, and then comes words, and then they make sentences. So how the sentences are formed? Sentence कैसे बनता है किसी भी लैंग्वेज में? तो हमको पता है कि जैसे हम बात करते हैं, अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, अपनी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा सारा जो भाषा का, लैंग्वेज का जो व्यवहार है वो सेंटेंस के बिना हो ही नहीं सकता. तो सेंटेंसेस आर द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन. तो हमको एक्सप्रेस होने के लिए, पूरी बात समझाने के लिए सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है. तो सेंटेंस में क्या ज़रूरी है? सो लेट अस सी. व्हेन वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड आइडियाज़ थ्रू वर्ड्स विच टुगेदर मेक कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस में कंप्लीट सेंस जो है वो ज़रूरी है. कंप्लीट सेंस का मतलब, अगर हम कोई वर्ड्स, जो सेंटेंस इज़ नॉर्मली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ मिलके सेंटेंस बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ड्स के ग्रुप को ले लिया और आसपास में रख लिया और सेंटेंस बन गया. तो सेंटेंस में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग. अगर हम किसी भी वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं तो सिर्फ ग्रुप ही ज़रूरी नहीं है, पर वो जो वर्ड ग्रुप है उसमें से कोई मीनिंग निकल के आना चाहिए, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड विल बी कॉल्ड सेंटेंस. जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसमें से सामने वाले को कोई मीनिंग मिलता हो या पूरी की पूरी एक सेंस क्रिएट होती हो. तो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस बहुत ज़रूरी है. तो इसके बिना सेंटेंस नहीं हो पाएगा. तो अगर कोई वर्ड ग्रुप है पर उसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंस. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस. सो सेंटेंस में सबसे प्राइम थिंग है सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ द एक्शन. सेंटेंस में कोई एक एक्शन दी गई होती है, या फिर कोई करने वाला, कोई इंसान या एनिमल या कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है. तो सब्जेक्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. देन कम्स वर्ब. वर्ब का मतलब है एक्शन जो दिखाता है वो वर्ड. जो शब्द आपको एक्शन दिखाता है या करने वाला जो एक्शन कर रहा होता है, उसकी जो एक्शन दिखाता है उसको बोलते हैं वर्ब. तो वर्ब को बोलते हैं क्रियापद, और सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कोई भी काम कर रहा होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सब्जेक्ट और इन दोनों में से एक भी चीज़ ना हो तो सेंटेंस नहीं बन सकता. सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस नहीं बनेगा, वर्ब के बिना भी सेंटेंस नहीं बनेगा. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. एंड बाद में ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव इस तरीके से अदर पार्ट्स आ सकते हैं, पर ये दोनों वेरी मच इम्पोर्टेंट है. तो सी द एग्जाम्पल.
दिस इज़ अ न्यू स्कूल। तो इस सेंटेंस में स्कूल सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो वर्ब का फॉर्म है। एम इज़ आर वॉज वेर हैव हैज़ हैड डू डज डिड ये सभी जो है वर्ब के फॉर्म है। सेंटेंस में अगर जो प्राइम वर्ब है वो नहीं भी होता है तो भी ये टू बी या टू हैव या टू डू के फॉर्म्स आ सकते हैं। तो इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। और या फिर ये फॉर्म्स अगर ना हो तो दूसरा कोई वर्ब आपके सेंटेंस में होगा। तो वर्ब सेंटेंस में ज़रूरी है और सब्जेक्ट भी ज़रूरी है। तो सी द सेकंड, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें आई जो है वो सेंटेंस है। इसमें एम इज़ आर वॉज वेर इस तरीके के वर्ब फॉर्म्स नहीं है, पर तो दूसरा एक वर्ब है प्ले। प्ले मतलब खेलना, तो खेलना एक क्रिया दर्शक शब्द है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें भी प्ले जो है वो वर्ब है और आई जो है वो सब्जेक्ट है। माई आंट लिव्स इन चेन्नई, इसमें भी एम इज़ आर वॉज वेर जैसे वर्ब फॉर्म्स नहीं है, तो उसकी बजाय लिव्स मतलब रहना। तो रहना वो एक क्रिया है। तो मेरी आंट चेन्नई में रहती है, तो माई आंट इज़ सब्जेक्ट एंड लिव्स इज़ अ वर्ब। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, हियर वी आर हैविंग द फॉर्म ऑफ टू हैव, टू बी, टू हैव, टू डू। तो टू बी के फॉर्म है एम इज़ आर वॉज वेर, टू डू के फॉर्म है डू डज डिड, एंड टू हैव के फॉर्म है हैव हैज़ हैड। तो इसमें वर्ब फॉर्म है हैव। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव जो है वो वर्ब फॉर्म है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब both are very much important to form, to create a sentence. So there are some rules of making sentence, of creating sentence. अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखनी है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में सेंटेंस का फॉर्म कैसे बनता है, कैसे उस लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनते हैं। What are the grammatical structures of that language to make a sentence? So let us see the rules of sentences. First, subject verb agreement is a must both in number and person. तो सी सब्जेक्ट एंड वर्ब हमने देखा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। वर्ब जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, क्रियापद है जो एक्शन दिखाता है, और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा होता है जो वर्ब ने दिखाई सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाते हैं नंबर में और पर्सन में। यानी कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों को ध्यान में रखना है। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, प्लूरल का मतलब है बहुवचन। तो अगर सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन में है तो वर्ब भी एक वचन का आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट सिर्फ एक है तो सब्जेक्ट एक वचन में है तो वर्ब आएगा इज़ या वॉज। इस तरीके से वर्ब में भी इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके से पार्ट है कि कुछ वर्ब जो है, कुछ क्रियापद है वो सिर्फ बहुवचन में यूज़ किए जाते हैं और कुछ वर्ब जो है वो सिर्फ एक वचन में यूज़ किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी एक वचन का ही आएगा, और सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा यानी कि बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन का आएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें ध्यान रखना है वाइल क्रिएटिंग अ सेंटेंस। सो लेट अस सी द एग्जांपल। सना इज़ एन्जॉइंग द पिकनिक। तो यहाँ पे सना एक ही इंसान है, एक ही लड़की है जो पिकनिक एंजॉय कर रही है इस सेंटेंस में। तो सना एक है तो वर्ब भी आया इज़। तो इज़ जो वर्ब फॉर्म है वो सिर्फ एक वचन में यूज़ होता है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो इज़ की जगह पे आएगा आर।
पास्ट टेंस होता है तो एक वचन का वर्ब है वॉज एंड बहुवचन का है प्लूरल का है वेर। तो यहाँ पे सना इज सिंगुलर पर्सन, सो द वर्ब विल कम सिंगुलर। तो सना इज एंजॉइंग द पिकनिक। सेकंड, आई एम एंजॉइंग द पिकनिक। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, तो एम भी जैसे आई तो है वो एक ही सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। आई जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर हो जाता है, तो एम जो है वो आई के साथ आएगा और एम भी सिंगुलर ही वर्ब है। तो आई एम एंजॉइंग पिकनिक, द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द पिकनिक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है बहुवचन, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन है क्योंकि स्टूडेंट के पीछे एस लिखा है, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो वर्ब आएगा आर। आर जो है वो बहुवचन का वर्ब है, तो सब्जेक्ट बहुवचन का है तो वर्ब भी बहुवचन का आएगा। दे आर एंजॉइंग द पिकनिक। दे का मतलब है वो लोग जो एक से ज़्यादा है, तो उसके साथ भी आर यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम। सेकंड, सो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन से वर्ब जो है वो सिंगुलर के वर्ब है और कौन से है वो प्लूरल के हैं। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि जैसे आर जो है वो प्लूरल का वर्ब है और एम एंड इज़ जो है वो सिंगुलर के है, वॉज है वो सिंगुलर का है, वेर जो है वो प्लूरल के है, उस तरीके से। सेकंड, अ प्लूरल वर्ब इज़ रिक्वायर्ड व्हेन two or more singular noun or pronoun are joined by a conjunctions। कंजक्शन का मतलब है संयोजक, जैसे एंड और इस तरीके से जो वर्ड्स हैं जो दो चीज़ों को, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कंजक्शन। तो अगर दो नाउन और प्रोनाउन, दो सब्जेक्ट है वो कंजक्शन से जुड़े हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल का आएगा, क्योंकि वो एक से ज़्यादा नाउन है, सिंपल। तो दो नाउन अगर कंजक्शन से जोड़े गए हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल का आएगा, सिंगुलर का नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास। तो यहाँ पे गौरी एंड दीपक दोनों की ही बात हो रही है एक साथ, तो गौरी एक नहीं है, उसके साथ दीपक भी है, तो वो दोनों मिलके बन जाते हैं प्लूरल, बहुवचन बन जाते हैं। तो उसके साथ वर्ब आएगा बहुवचन का आर। तो गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास, ना एक अकेली गौरी ना अकेला दीपक, बट गौरी एंड दीपक बोथ टुगेदर आर टॉक्ड अबाउट। तो गौरी एंड दीपक आर इन द सेम क्लास, मीना एंड आई आर गुड सिंगर्स। तो यहाँ पे भी एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़े गए हो तो उसके साथ वर्ब आएगा प्लूरल का। तो मीना एंड आई दोनों की बात हो रही है तो वर्ब दोनों के लिए लगेगा, तो वर्ब जो है वो प्लूरल का आएगा, मीना एंड आई आर गुड सिंगर्स। सो एंड थर्ड रूल, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड when two nouns or adjectives suggest one idea or refer to the same person or thing। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर समझ सकते हैं हम लोग। एक जगह पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, कहाँ पे बात दो एडजेक्टिव या दो नाउन या दो सब्जेक्ट की हो रही है, पर दोनों ही जो नाउन है वो एक ही चीज़ को सजेस्ट करते हैं या एक ही आइडिया, एक ही थॉट की तरफ उंगली दर्शाते हैं,
तो हमको वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करना है, ना कि प्लूरल। नाउन दो है हम समझ सकते हैं, पर बात वो एक आइडिया की कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो उस आइडिया का होगा, जो नाउन है उसका नहीं होगा। इसलिए हमको वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करना है, क्योंकि वो बात एक ही सिर्फ आइडिया की कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग एंड कलरिंग इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पे भले ही ड्राइंग एंड कलरिंग ऊपर जैसे बताया उस तरीके से कंजक्शन से जुड़े हैं, ड्राइंग एंड कलरिंग दोनों ही नाउन, पर बात वो सिर्फ एक ही हॉबी की कर रहे हैं कि मेरी हॉबी है, दोनों की दोनों मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे वर्ब आएगा सिंगुलर, क्योंकि मेरी हॉबी है, मैं एक पर्सन हूँ। एक पर जो दोनों हॉबी बताई वो है सिर्फ एक पर्सन की, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगा सिंगुलर का। द रेड एंड ग्रीन अम्ब्रेला इज़ नॉट माइन। तो रेड एंड ग्रीन दोनों ही शब्द को एंड से जोड़ा गया है। शब्द भले ही वो दो है, पर वो आइडिया एक ही दर्शाते हैं कि रेड एंड ग्रीन अम्ब्रेला इज़ नॉट माइन। तो मेरी नहीं है रेड एंड ग्रीन अम्ब्रेला, तो मैं जो हूँ वो एक पर्सन हूँ। यहाँ पे अम्ब्रेला भले ही दो है, पर बात मेरी हो रही है, यहाँ पे अम्ब्रेला की नहीं हो रही है। तो अम्ब्रेला यहाँ पे प्राइम नहीं है, यहाँ पे प्राइम जो सब्जेक्ट है वो मैं हूँ, इज़ नॉट माइन। तो यहाँ पे इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर का आएगा। फोर्थ, a singular verb is required when two or more nouns are connected by either or, neither nor। either or, neither nor का यूज़ शायद आपने पहले किया होगा, या फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, neither my mother nor my sister is at home। नाइदर मेरी मम्मी भी नहीं और मेरी सिस्टर भी नहीं, इस तरीके से नेगेटिविटी में नाइदर नॉर का यूज़ होता है। आइदर और का यूज़ वैसे ही पॉजिटिव सेंस में होता है। आइदर यू और योर ब्रदर हैव टू क्लीन द रूम। या तुम्हें या तुम्हारे भाई को ये रूम साफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ होता है। तो आइदर और नाइदर नॉर वाला जो सेंटेंस है उसमें हमेशा ये याद रखना है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर का ही आएगा, क्योंकि एक एक करके दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है, दोनों की एक साथ में बात नहीं हो रही है। समझो, ये दोनों ही सब्जेक्ट है वो कंजक्शन एंड या और से नहीं जुड़े हैं। ये दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो आइदर या और, नाइदर या नॉर से जुड़े हैं, तो इसलिए वो बन जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं सब्जेक्ट। तो इसलिए उसमें वर्ब फॉर्म भी अलग अलग तरीके से आएंगे, दोनों के लिए अलग। तो वर्ब फॉर्म भी आएंगे सिंगुलर। तो नाइदर माई मदर नॉर माई सिस्टर इज़ एट होम। ना मेरी मदर ना मेरी सिस्टर घर पे है, या इसमें कहने वाली बात यह है कि मम्मी और दीदी सिस्टर घर पे नहीं है। पर नाइदर नॉर जो है उसमें मम्मी की बात अलग की है, दीदी की अलग की है, तो दोनों की अलग अलग बात हुई है। तो इसीलिए वर्ब फॉर्म जो है वो सिंगुलर का आएगा। वैसे ही आइदर और में आइदर यू और योर ब्रदर हैव टू क्लीन द रूम। तो हैव यहाँ पे जो है वो सिंगुलर का वर्ब फॉर्म है, तो ये सिंगुलर में आएगा क्योंकि आइदर और का यूज़ किया है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। आई एम गिविंग यू द सेंटेंसेस of these 4 rules for practice. You please ask me if you have any doubt. I can understand that grammar learning in this style will be some complex thing for you, but you please try to clear the topic in your mind. You listen this video more than 1 or 2 times, and you please ask me if you have any doubt. And
do the practice of sentences. Okay, so this was for today. Have a good day.